أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما। अच्छा, हमने जो पिछले वीक जिस बात को आपको बताया था वो ये था कि अब हम जिस किताब को पढ़ेंगे उस किताब का नाम है मतनुल आजुरूमिया। ठीक है, मतनुल आजुरूमिया। तो ये इब्नु आजुरूम जो है इनकी किताब है। ठीक है, इनकी किताब है और मुख्तसर सी किताब है। इसको जैसा मैंने बताया था, ये किताब बुनियादी किताब में शुमार होती है लेकिन बहुत मुफीद है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, और इससे आप लोगों को बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा, जो ना कि सिर्फ आपको फ्यूचर में काम आएगा बल्कि बहुत सारी चीज़ों में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें या मालूमात भी हासिल होंगी इंशाल्लाह ताला, जो आपको डे टू डे अरबी लैंग्वेज पढ़ने और समझने में भी हेल्प करेंगी। यानी जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो सिर्फ हम इस किताब को सिर्फ अपना मौजू नहीं बनाएंगे। हम हर उस कॉन्सेप्ट को, हर उस यानी टॉपिक को लेकर आएंगे जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। यानी जो बेयर मिनिमम आपके लिए जानना जरूरी है, जिसके बिना आप उस टॉपिक को सही से समझ नहीं सकते या उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जिसमें बेयर मिनिमम चीजें नहीं रहती। यानी उसमें इंफॉर्मेशन तो होती है लेकिन उस इंफॉर्मेशन से आप कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये बात अपने जहन में रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारी किताब की तरफ। हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम, ये किताब है मतनुल आजुरूमिया, मुकद्दमा अल आजुरूमिया। इस किताब से थोड़ी सी इबारत अरबी में पढ़ेंगे, फिर इसके एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे पेज पर आप लोगों को अपने तौर पर समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हर एक लाइन जो यहाँ लिखा है उसे हम अच्छे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा मेन जो फोकस होगा वो असल में एराब है, बाबुल एराब। ये जो है अक़सामुल कलाम, ये मैंने जो जिन स्टूडेंट ने मेरे साथ ये दौरा शुरू किया था पिछले साल, उनके साथ मैंने काफी डिटेल में इसको किया है। जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया था, उस वक्त हमने इस किताब को चूज नहीं किया था, मैंने अपने तौर पर ये टॉपिक्स उन्हें समझाए थे। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप उस लेक्चर्स को जरूर सुने, फास्ट फॉरवर्ड मोड में ही सही, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। लेकिन आज क्लास में हम, चूंकि हम पहले लाइन से पढ़ेंगे, हम इन सारी चीजों को पढ़कर और मुख्तसर तौर पर इसका तारुफ आपको जरूर देंगे ताकि आपको पढ़ने में, समझने में आसानी हो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मुअल्लिफ कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शेख इब्न आजुर्रूम जो है उन्होंने सबसे पहले इब्तिदा किससे की है? बसमला से किया है, बसमला। और ये हमेशा से उलमा का तरीका रहा है कि जब भी कोई किताब वो लिखते तो बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करते। इसके बाद जो सबसे पहली चीज उन्होंने, जो सबसे पहला लफ्ज जो लिखा है वो है अल कलाम। अल कलाम, ठीक है, अल कलाम। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? और आवाज भी वाजे है ना? ठीक है, शुक्रन। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुअल्लिफ ने, जिन्होंने किताब लिखी है, ऑथर ने क्या लिखा है? अल कलाम। अच्छा, ये पुराने जो उलमा थे ना, इनका भी ये एक तरीका रहा है कि वो किताब में लंबी चौड़ी तमहीद या इंट्रोडक्शन नहीं लिखते। आमतौर पर लिखते थे लेकिन जो बुनियादी लेवल की किताबें होती थी ना, इसमें लंबी चौड़े इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिखते थे वो, क्योंकि सारा फोकस उनका कंटेंट पे होता था। शुरू में इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिखते थे। इसी वजह से शेख इब्न आजुरूम ने रहमहुल्लाह, इन्होंने सबसे पहली जिस चीज से जो इब्तिदा की है वो डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चले गए और वो है अल कलाम। कहते हैं अल कलाम हुवा लफ्ज अल मुरक्कब अल मुफीद बिल वज़्न। ठीक है, मैं भी सारा ये समझाऊंगा। अब वो उसको डिफिनेशन कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसकी तहदीद कर रहे हैं कि अल कलाम किसको कहते हैं। कि हुआ यानी वो क्या है? अल लफ्ज है, एक लफ्ज है, अल मुरक्कब है, मुरक्कब भी है, मुफीद भी है,
और उसमें वज़्न की कैफियत भी पाई जाती है। अब ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह अपने तौर पर यहाँ पे से समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब आप आ जाते हैं मेरे मेरे सफ़े पर इंशाल्लाह। अगर ये दिख रही हो तो मुझे बताइएगा। दिख रही है ये स्क्रीन? एक और जो मैंने डॉक्यूमेंट, ठीक है, शुक्रिया। तो मैंने यहाँ पर मुअल्लिफ के अल्फाज को यहाँ पर नकल किया है। उन्होंने जो लिखा है, हुवा लफ्ज़ुल मुरक्कबुल मुफीदुल अल मुफीदु बिल वद्अ। अब इसके शर में जो मैं एक्सप्लेन अब करूंगा इस पर आप फोकस करिए, ठीक है। कि कलाम किसको कहते हैं? अच्छा, मुअल्लिफ ने कलाम से स्टार्ट क्यों किया? कलाम से इसलिए स्टार्ट किया, कलाम का अगर इंग्लिश में मैं स्ट्रेट अवे तर्जुमा करूं तो ये सेंटेंस को कहते हैं या स्पीच को कहते हैं, है ना। यानी हर वो चीज जिससे सुनने वाले को कोई फायदा हासिल हो। यानी किसी भी जुबान में जब हम बात करते हैं तो सुनने वाले को कोई फायदा हासिल होता है। आप कोई बात कहते हैं तो आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई सवाल करते हैं, कोई चीज लिख कर आप किसी से कुछ पूछते हैं, आप मैसेजेस करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कलाम कर रहे हैं, आप टॉक कर रहे हैं। तो मुअल्लिफ ने सबसे पहला फोकस क्या किया है? कलाम से किया है। क्यों कलाम से किया है? क्योंकि ये सारा नहव सीखने का हमारा मकसद क्या है? कि हम बात कर सकें, बातचीत कर सकें। यही है ना हमारा मकसद, कि हम आपस से बातचीत कर सकें, लिख खत व किताबत कर सकें, एक दूसरे से डिस्कस कर सके, रीड कर सके। तो कलाम का समझना, स्पीच का समझना सबसे जरूरी है। इसी वजह से कलाम से स्टार्ट किया है, ठीक है। और कलाम हर उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए से आप किसी को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, अल्फाज के जरिए से चाहे हो, या लिखने के जरिए से हो, ठीक है, या फिर वो इशारे के जरिए से हो, किसी भी चीज के जरिए से आप कलाम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और टेक्निकल डेफिनेशन जो उलमा कहते हैं कि कलाम का है, यानी एक तो इसका लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक डेफिनेशन ये है लुगतन, अल कलाम लुगतन, ठीक है। अल कलाम, अल कलाम लुगतन क्या है? हुवा इबारतुन अम्मा तहसलु बिसबबिही फाइदा सिवाउन अकान लफ्जन अम लम यकुन कल खत्त वल किताबती वल इशारा। तो वो कहते हैं कि लुगत के तौर पर, डेफिनेशन के तौर पर, कलाम हर उस चीज को कहते हैं जिससे कोई फायदा हासिल हो, चाहे वो अल्फाज के जरिए से हो, यानी थ्रू स्पीच, चाहे अल्फाज के जरिए से ना हो, ठीक है। जैसे कोई खत लिखता है, कोई किताबत करता है, कोई राइटिंग करता है, या इशारा करता हो, हर वो सूरत जिससे कोई इंफॉर्मेशन या आप फायदा किसी को पहुंचाते हैं। ये इसकी लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है, यानी डिक्शनरी में जो आमतौर पर जो जिसको कलाम समझा जाता है। लेकिन इस्तिलाह यानी टेक्निकल, जो नहव की टेक्निकल डेफिनेशन है, एक तो है आम जो डेफिनेशन है। लेकिन जब ग्रामर में, अरबी ग्रामर में अगर कोई कहता है ना कि ये चीज कलाम है, तो इसके उलमा जो है, नहव वाले जो उलमा हैं, इसके खास डेफिनेशन करते हैं। और इसमें वो चार कंडीशन कहते हैं कि ये चार चीजें अगर किसी चीज में पाई जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? कलाम कहा जाएगा। कलाम यानी सेंटेंस कहा जाएगा। सबसे पहली कंडीशन वो क्या कहते हैं? कि वो क्या होना चाहिए? अल लफ्ज होना चाहिए। अल लफ्ज, ठीक है। अल लफ्ज, अल लफ्ज क्या माना है? लफ्ज कहते हैं ऐ सौतम मुश्तमिलन अला बाद अल हुरूफ अल हिजाइया, कि ऐसे आवाज जो आपके मुंह से निकले, ठीक है, यानी वो आवाज होने चाहिए। अल्फाज यानी मुंह से जो अदा किए जाते हैं, ऐसी आवाज जो बाज अरबी लेटर से बने हो। जैसे हम कहते हैं जैद, जैद में जा या और दाल अरबी लेटर से बने हैं, तो इसको जैद कहते, इसको हम क्या कहेंगे? ये लफ्ज है। जब मैं कह रहा हूं जैद, यानी मुंह से मेरी आवाज निकल रही है, तो ये जैद लफ्ज जो है ये अरबी लेटर से बना है, इस वजह से इसको लफ्ज कहते हैं। तो ये पहली कंडीशन है। मैं बहुत मुख्तसर जा रहा हूं अभी, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इसको मैंने सारा डिस्कस किया है। तो पहली कंडीशन ये है कि ये तलफ्फुज में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं तलफ्फुज, यानी बोलने में होना चाहिए। लिखने में अगर कोई चीज होती है या इशारतन अगर कोई चीज करते हैं इंडिकेशन के जरिए, ग्रामर के, अरबी ग्रामर में उसको कलाम नहीं माना जाता, ठीक है। अब आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, तो जो हम किताब में पढ़ रहे हैं इसको कलाम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जाहिर बात है उसको भी कलाम कहेंगे। लेकिन खास नहवी जो टर्मिनोलॉजी है, जिस तरह नहवियों ने इसको डिफाइन किया है, वो यही डिफाइन किया है कि ये लफ्ज होना चाहिए, यानी बोल कर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अरबी के अल्फाज होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूं मैन, मैन जो है ये लफ्ज अरबी नहीं है, ठीक है।
मैन जो है ये लफ्ज अरबी नहीं है, क्योंकि इसको अरब नहीं पहचानते। और इसी तरह अगर मैं कहूँ पेन, पेन, पा की जो आवाज है ये लफ्ज अरबी लफ्ज नहीं है, क्योंकि पा जो है ये हरूफ हिजाइया जो अरबिक लेटर्स हैं उसका हिस्सा नहीं है। तो लफ्ज में हमेशा अरबी लेटर्स होने चाहिए और इसको मिलाकर एक बामाना लफ्ज बनना चाहिए जो अरब जिसको पहचानते हैं। ठीक है, लाइक एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए अरबी में। दूसरी शर्त यह है कि यह मुरक्कब होना चाहिए। मुरक्कब, मुरक्कब, अल मुरक्कब। अल मुरक्कब किसको कहते हैं कि आई मुअल्लफम मिन कलिमतैनी औ अक्सर। ठीक है, कि वो कहते हैं कि मुरक्कब यानी ऐसा इसमें यानी सेंटेंस है ना ये, यानी एटलीस्ट इसमें दो कंपोनेंट होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, और ये दो चीजों से वो बनना चाहिए। जैसे मैं कहूं मुहम्मद, ठीक है, अभी ये सारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुहम्मद, मुहम्मदुन हसनुन, ठीक है, मुहम्मदुन हसनुन। मोहम्मद अच्छा है। मोहम्मद जुड़े हुए हर्फ को मुरक्कब कहते हैं। जी, जुड़े हुए हर्फ को मुरक्कब कहते हैं, लेकिन कल अभी मैं समझा रहा हूं इंशाल्लाह। मैं दो तीन एग्जाम्पल यहां पे देता हूं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, और एक तीसरा लिख देते हैं, ज़हब मोहम्मद। अच्छा, मोहम्मदुन हसनुन का माना होता है मोहम्मद अच्छा है। ठीक है, मोहम्मद एक कोई शख्स है, उसके मुतालिक आप क्या कह रहे हैं, हसनुन, वो अच्छा है, हसनुन। ठीक है, मोहम्मदुन हसनुन। अगला लफ्ज है मोहम्मदुन जैदुन। ठीक है, मोहम्मद जैद। तीसरा लफ्ज है ज़हबा मोहम्मदुन। ज़हबा एक एक्शन है, पास्ट की बात हो रही है। ज़हबा यानी अरबी जुबान में जब कहते हैं ज़हबा यानी कोई चला गया, तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो ज़हबा मोहम्मदुन यानी मोहम्मद चला गया। अब जब हम कहते हैं मोहम्मदुन हसनुन, हम कह रहे हैं कि जुमला क्या होना चाहिए, जो कलाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेंटेंस मुरक्कब होना चाहिए, यानी उसमें दो कंपोनेंट होना चाहिए। ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए कि एक के मुताल्लिक आप दूसरे वर्ड से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक चीज के बारे में आप दूसरे वर्ड से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं मोहम्मदुन हसनुन, हम क्या कह रहे हैं, मोहम्मद के मुताल्लिक हम इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, कि अच्छा है। ठीक है, यहां पर भी दो वर्ड है, मोहम्मदुन जैदुन। क्या हम कह सकते हैं कि ये मुरक्कब है? क्या हम कह सकते हैं कि ये मुरक्कब है? नहीं कह सकते, क्योंकि आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद और मोहम्मद जैद, मोहम्मद जैद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम मुरक्कब नहीं कह सकते। इसी तरह एक और मैं एग्जांपल देता हूं। रजुलुन सालिहुन। रजुलुन सालिहुन का माना होता है नेक, नेक मर्द, कोई नेक मर्द। ठीक है, कोई नेक मर्द, कोई नेक मर्द। अब ये जो रजुलुन सालिहुन है, इसमें भी आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसमें दो वर्ड है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि रजुलुन सालिहुन क्या है। ठीक है, रजुलुन सालिहुन जो है ये कौन है। ठीक है, ये इसके मुतालिक आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि एक नेक आदमी, बस एक नेक आदमी। वो नेक आदमी क्या, वो नेक आदमी जा रहा है, वो नेक आदमी खा रहा है, वो नेक आदमी सो रहा है। आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप सिर्फ बता रहे हैं कोई नेक आदमी। तो ये अरबी जुबान में मुरक्कब, वो मुरक्कब नहीं माना जाएगा जिससे कोई फायदा हासिल हो रहा हो, यानी जिसमें कोई सेंटेंस बन रहा हो, तो इसको मुरक्कब नहीं माना जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं ज़हबा मुहम्मदुन, ज़हबा गया, कौन गया, मोहम्मद गया, तो मोहम्मद के मुतालिक आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मोहम्मद गया है, इस वजह से ये कलाम में जो शर्त है मुरक्कब वाली वो पूरी कर रही है। लेकिन रजुलुन सालिहुन, नेक आदमी, कोई नेक आदमी, तर्जुमा होगा कोई नेक आदमी, लेकिन इसमें आप
कोई इंफॉर्मेशन उस कोई नेक आदमी के मुतालिक नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ उसकी सिफत बता रहे हैं कि वो नेक है। तो वो नेक है, लेकिन वो क्या है? नेक आदमी क्या? अगर सवाल करें नेक आदमी क्या, जैसे मोहम्मदुन जहाबा, जब हम कहते हैं जहाबा मोहम्मदुन, तो आप कहते हैं कि मोहम्मदुन चला गया, मोहम्मद चला गया। इसी तरह जब आप ऊपर कहते हैं मोहम्मदुन हसनुन, तो आप कहते हैं मोहम्मद अच्छा है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कोई नेक आदमी, आपकी बात मुकम्मल कंप्लीट नहीं हुई ना, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो इस वजह से इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। हम यहाँ पर जब कहते हैं कि कलाम में मुरक्कब होना चाहिए, तो मुरक्कब से मुराद अल मुरक्कबुल मुफीद, यानी ऐसा जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो मोहम्मदुन हसनुन में इंफॉर्मेशन है तो ये मुरक्कब कहलाएगा। मोहम्मदुन जैदुन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मुरक्कब नहीं कहलाएगा। इसी तरह रजुलुन सालिहुन, नेक कोई नेक आदमी, इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको हम मुरक्कब नहीं समझेंगे। लेकिन ज़हबा मोहम्मदुन जो है, इसको हम इंफॉर्मेशन मानेंगे और कहेंगे कि ये मुरक्कब है। समझ ये आया कि मुरक्कब में दो चीजों से बनना चाहिए। ठीक है, दो वर्ड से बनना चाहिए जिसमें एक के जरिए से आप दूसरे के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मुरक्कब। तो दूसरी कंडीशन कलाम में क्या है कि मुरक्कब होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन मुअल्लिफ कहते हैं कि मुफीद होनी चाहिए। मुफीद यानी जुमले के कलाम के लिए, कलाम यानी एक प्रॉपर सेंटेंस के लिए ये शर्त वो लगाते हैं, यहसुन सुकूतु सुकूतुल मुतकल्लिमी अलैह, कि सुनने वाले को उस अल्फाज को सुनने के बाद कोई एक्सपेक्टेशन फर्दर ना हो आपसे। मिसाल के तौर पर जब आप कहते हैं ज़हबा मुहम्मदुन, ठीक है, ज़हबा गया, कौन गया? मुहम्मदुन, मुहम्मद चला गया, मुहम्मद चला गया। तो जब आप ये किसी को कहेंगे या कहेंगी कि मोहम्मद चला गया, तो सुनने वाला क्या समझेगा कि मोहम्मद चला गया। क्या वो आपसे फर्दर कुछ एक्सपेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक ऐसा सेंटेंस बोला है जिससे सुनने वाला सुनकर खामोशी अख्तियार नहीं करेगा, कोई फर्दर एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं जुमला मुफीद। मुरक्कब मुफीद यानी कि जब सुनने वाला जुमला को सुनकर खामोशी अख्तियार कर जाए, मजीद कोई वजाहत ना करे। अच्छा, मुरक्कब मुफीद जब मैंने वहां पर मुरक्कब के लिए कहा था ना, यानी वो मुरक्कब जिसमें एक के जरिए से कोई दूसरा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो, उसको कहते हैं मुरक्कब मुफीद। ये जो मुफीद हम पढ़ रहे हैं ये एक अलग चीज है। ये मुफीद का माना वो है कि सुनने वाला सुनकर खामोशी अख्तियार करे। ठीक है, और जो हमने कहा था ना कि मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद, वो मुफीद जो है वो इस मुफीद से अलग है। ठीक है ना, तो मुरक्कब मुफीद यानी ऐसा दो इसम जो जुड़े हों ऐसे इस अंदाज से कि एक से दूसरे की इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, इसको कहते हैं मुरक्कब मुफीद। और जब हम कहते हैं कि कलाम मुफीद है, सेंटेंस मुफीद है, तो हम कहते हैं कि सेंटेंस तब वो मुफीद कहलाएगा जब सुनने वाला सुनकर खामोशी इख्तियार करे, फर्दर कुछ एक्सपेक्ट ना करे। जैसे कि जब हम कहते हैं जहाबा मोहम्मद, मोहम्मद चला गया। लेकिन अगर आप इसके शुरू में जोड़ देंगे, अगर आप इसके शुरू में ये लफ्ज जोड़ दें, इन, इन यानी अगर, इन यानी अगर, अगर मोहम्मद चला गया, अगर आप इतना बोले अगर मोहम्मद चला गया, तो सुनने वाला क्या करेगा? खामोश रहेगा आपकी बात सुनकर? नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो, अगर आप कहेंगे अगर मोहम्मद चला गया, तो वो कहेगा तो नहीं रहेगा ना। तो इसको कहते हैं गैर मुफीद, यानी ये कलाम गैर मुफीद होगा। तो मुफीद कलाम के लिए, यानी वो कलाम सेंटेंस जो मुफीद कहलाता है अरबी जुबान में, वो तभी होता है, यानी कलाम कलाम ही तब कहलाता है जब वो मुफीद हो। कलाम की कंडीशन में है कि वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाला सुनकर खामोशी इख्तियार करे। और आखिरी कंडीशन इसमें यह है अलवद, 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 अलवद कहते हैं कि ये जो सेंटेंस को बनाने का जो अंदाज होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए जो अरबी उस्लूब के हिसाब से हो। यानी अरब जिस तरह सेंटेंस बनाते हैं ना, आपको उस अंदाज से बनाना है। ये नहीं कि आपने दो अल्फाज कहीं से लिए, उसको कहीं से भी लिख दिया और कहा कि ये देखिए मैंने अरबी का सेंटेंस बना दिया है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने जैसे मैं कह दूं कि मोहम्मदुन, ठीक है,
सालिह, शम्सुन, ठीक है, ज़हबा, ठीक है, मोहम्मदुन शम्सुन ज़हबा। मोहम्मद एक शख्स का नाम है, शम्सुन किसको कहते हैं? सूरज को कहते हैं, और ज़हबा वो चला गया। अब आप कहें कि ये इसका क्या माना बन रहा है? आपने अल्फाज तो ले लिए, मोहम्मदुन, ठीक है, शम्सुन, ज़हबा, क्या इससे कोई सेंस बन रहा है? अरब अरब क्या इस तरह इसको समझेंगे? मैं आ रहा हूं ताहिर, आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। क्या इसको समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि आपने एक आपने कहा कि मैंने सेंटेंस बना लिया, लेकिन अरब जिस तरह सेंटेंस बनाते हैं ये उस तरह सेंटेंस आपने नहीं बनाया है। आपने बस अल्फाज ले लिए हैं, एक नाउन ले लिया है, दो नाउन ले लिए हैं, एक वर्ब ले लिया है, और उसको एक ऑर्डर में डाल दिया है, और आप कह रहे हैं कि मैंने एक सेंटेंस बना लिया है। अब इससे तुम समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो अरब कहेंगे कि ये अलवद नहीं है। हम जिस तरह चीजों को बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, ये उस तरह नहीं है। तो चार कंडीशन होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस को ये मानने के लिए कि वो कलाम है, वो एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस। तो सबसे पहली शर्त को क्या कहते हैं कि लफ्ज होना चाहिए, यानी मुंह से कहना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि अलमुरक्कब होना चाहिए, दो अल्फाज कम अज कम हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट टू वर्ड्स हो कि जिसमें एक के मुतालिक आप दूसरे वर्ड से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तीसरी शर्त क्या है कि मुफीद होना चाहिए, सुनने वाले को सुनकर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। और चौथी शर्त यह है कि वो अरबी उसलूब, जो अरब अरब जिस तरह सेंटेंस बनाते हैं उस हिसाब से ये होना चाहिए। मतलब वाजे नहीं है, जाहिर नहीं है, ये किस के मुतालिक आप कह रही हैं? मतलब वाजे नहीं है, जाहिर नहीं है, मैं समझा नहीं। यानी ये अलवद के मुतालिक आप कह रही हैं आसमा? हाँ, तो अलवज में मतलब यानी वो सेंटेंस आपने अरबी हिसाब से नहीं बनाया है, जैसे अरब बनाते हैं। तो उनके रूल्स के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है, उनके अल्फाज को इस्तेमाल करना है, ये होता है अलवद। अच्छा ताहिरा, आपने पूछा था क्या मुरक्कब मुफीद और कलाम मुफीद अलग अलग हैं? हाँ, मुरक्कब मुफीद और कलाम मुफीद अलग चीज है। मुरक्कब जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि यानी जो इंफॉर्मेशन, और यानी एक ऑब्जेक्ट है उसके मतलब आपको इंफॉर्मेशन आपको देना है, इसको कहते हैं मुरक्कब मुफीद। लेकिन कलाम को जब हम मुफीद कहते हैं तो उस पूरे सेंटेंस की बात हो रही होती है कि उस सेंटेंस को सुनने वाले के लिए कितना मुफीद है, सुनने वाले के लिए कितना मुफीद है, क्या वो चुप रहेगा सुनकर या चुप नहीं रहेगा। इस एंगल से उस कलाम को मुफीद कहा जाता है, ठीक है। यानी कलाम के कंडीशन में है कि वो सेंटेंस मुफीद होनी चाहिए। जी, और कोई सवाल इसके मतलब किसी का? आ, मैं कह रही हूँ इसका मतलब यही है ना? जी जी, मतलब तो यही है, मतलब यही है, आसमा, जो आप कह रही हैं कि यानी मतलब वाजे होना चाहिए, आ, मतलब वाजे नहीं है, जाहिर नहीं है। हाँ, मतलब इससे आप कुछ समझ नहीं सकते। अरब अरब जिस तरह सेंटेंस को बनाते हैं ना, तो उनका एक तरीका है बनाने का, उससे कोई बात समझ में आती है। इससे इस अंदाज से आप कोई सेंटेंस बनाएंगी तो ये बात समझ में नहीं आएगी, इस वजह से इसको कलाम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अरबी वज़्न के मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो यानी हम कुछ भी सेंटेंस नहीं बना सकते, हमको अरबों के, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने तौर पर चार वर्ड्स लेकर इस तरह सेंटेंस ही बना सकते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है। उन अभी हम आएंगे जब एराब जो है ना, यही वो रूल है, यही वो कायदा है जो आपको बताएगा कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, ठीक है। एराब जिसको कहते हैं, इंशाल्लाह ताला। सर कलाम मुफीद की वजाहत कर दें। कलाम मुफीद, कलाम मुफीद, कलाम कहते हैं सेंटेंस को। कलाम के कंडीशन में ही है कि वो मुफीद होना चाहिए, यानी कलाम मुफीद अलग से कहने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कलाम खुद एक मुफीद चीज होनी चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं कि कलाम की डेफिनेशन हमने क्या कहा है कि हुवा लफ्ज, कि वो लफ्ज होना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, अल मुरक्कब होना चाहिए, यानी एक उसमें कोई चीज के मुतालिक आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और वो सेंटेंस क्या होना चाहिए? मुफीद होना चाहिए, यानी सुनने वाले को सुनकर खामोशी इख्तियार करना चाहिए। मजीद आपसे कोई वो एक्सपेक्टेशन ना रखे कि आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें जोड़ने वाले हैं। और बिलवद होना चाहिए, उसमें अरबी जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं, उनके तरीके पर उस सेंटेंस को
तैयार किया गया हो, तो इसको कहते हैं अल कलाम। फिर अच्छा, ओके, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और कोई सवाल यहाँ पर? ये हम सारा जो है पिछला थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगाना चाहते। तो अगर यहाँ तक क्लियर है फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अगर कोई चीज होगी तो पूछते रहिएगा आप लोग। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। अच्छा, अब आ जाते हैं कलाम। कलाम हमने समझ लिया कि कलाम किसको कहते हैं। अब आ जाते हैं दोबारा से अल आजुरूमिया में। अल आजुरूमिया में देखें, अगले टॉपिक उन्होंने क्या किया है, अकसामुल कलाम। अकसामुल कलाम, कलाम के अकसाम। अकसाम यानी पार्ट्स, ठीक है? कलाम यानी स्पीच, अकसामुल कलाम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप लोगों में से उर्दू या इंग्लिश ग्रामर किसी ने पढ़ा है तो ये हर जुबान में होता है कि हर जुबान के कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिससे कोई सेंटेंस तैयार होता है, ठीक है? तो उसी तरह अरबी जुबान में भी तीन चीजें हैं जिससे कोई भी सेंटेंस तैयार किया जाता है। इन तीन के अलावा कभी कोई चौथी चीज नहीं होती है। देर इज नो फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इन अरबिक। इन अरबिक एवरीथिंग हैज टू बी ईदर एन इसम, या तो वो इसम होना चाहिए, और अ फेल, और अ वर्ब, के या तो फेल होना चाहिए या वर्ब होना चाहिए। और तीसरी चीज जिसको आर्टिकल कहते हैं, अल हर्फ। ये तीन चीजों से ही कोई सेंटेंस बनता है। तो देखें, इब्न आजुरूम, हम बैक एंड फोर्थ थोड़ा करेंगे किताब में, वो कहते हैं अकसाम, अकसामुहु सलासा, के इसके जो पार्ट्स हैं, अकसाम, इसके जो पार्ट्स हैं कलाम के, वो कितने हैं? सलासतुन है, तीन है, थ्री है। सलासतुन यानी तीन है। कौन से तीन पार्ट्स हैं? इस्मुन, इस्म, व फ़िअलुन, फ़िअल, और व हर्फुन जाअ लिमानन, जो किसी माने के लिए आता है। यानी तीन चीज के लिए, तीन चीजों से अरबी सेंटेंस बनते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस को आप अरबी के उठा लें, उसमें आपको हमेशा यही तीन चीज मिलेगी, या तो वो इसम होगा, या फ़िअल होगा, या फिर हर्फ होगा, ठीक है? तो आप इधर आ जाएं, देखें अरबी और इंग्लिश में, जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके लिए मैंने किया है। उर्दू में मैंने इसको नहीं तैयार किया था, ये मैंने पहले तैयार किया था। कि इसम में आप देखेंगे कि नाउन, नाउन है, या एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, पार्टिसिपल है, ये सारी चीजें अरबी में इसम के अंडर में आती हैं। यानी हम कहने को कह देते हैं कि इसम से मतलब नाउन होता है, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स भी अरबी में नाउन कंसिडर होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सालिहुन, नेक, तो गुड जिसको कहते हैं, गुड, गुड, ये नाउन नहीं है इंग्लिश में, ये एडजेक्टिव कहलाता है, जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है उनके लिए, ठीक है? लेकिन अरबी जुबान में इसको इसम माना जाता है, ठीक है? इसी तरह ज़मायर जो हैं, वो दोनों, वो सब, ये प्रोनाउंस जो हैं, ये भी अरबी जुबान में इसम माने जाते हैं, ठीक है? हम इनके डेफिनेशंस में आएंगे कि इसम क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ। मैं इसको क्विक रिकैप आपके लिए करूंगा कि इन, यानी बताने का मकसद ये है कि अरबी जुबान और इंग्लिश में अगर आप ताल्लुक देखें तो इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में है, इसको अरबी जुबान ने सिर्फ तीन में डिवाइड किया है। तो ये बाकी सारी चीजें ये इसके अंडर में आ जाती हैं। फेल जो है वर्ब, वो फेल में ही रहता है। बाकी हर्फ की जब बात होती है, हर्फ, तो इसमें प्रेपोजिशन, जिसको अरबी इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शंस, ठीक है, आर्टिकल्स, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन, ये सब कुछ हर्फ में आता है। फेल में सिर्फ वर्ब्स आते हैं जो अफआल हैं, और इसम में ये सारी चीजें आती हैं। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है। कौन से तीन पार्ट ऑफ स्पीच है अरबी में? इसम, फेल और हर्फ। इसके डेफिनेशन और इसके मीनिंग अब हम नेक्स्ट जल्दी से इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर अगर कोई सवाल होगा तो इसको हम देख लेंगे। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे रह गई थी, वो यहाँ, हाँ, एडवर्ब नीचे है, वो असल में मुझसे रह गया था ना, एडवर्ब। ये यहाँ पे एडवर्ब भी हर्फ में आता है, ठीक है? एडवर्ब्स भी हर्फ में आते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि आसानी हो। ये देखें, एडवर्ब्स भी हर्फ में आता है।
इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन। अच्छा, अब ये जो तीन हमने कहा ना कि तीन पार्ट ऑफ स्पीच है, इस्म, फेल और हर्फ। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है? अल किस्मुल अव्वल। सबसे पहली किस्म क्या है? अल इस्म। इस्म कहते हैं हर उस चीज को जो किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया की तरफ रेफर करे। हर उस चीज को जो किसी कॉन्सेप्ट को या आइडिया को रेफर करे या ऑब्जेक्ट को रेफर करे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई टेंस ना पाया जाओ। टेंस यानी कोई जमाने की बात ना हो। यानी हर कोई वो चीज जो आपके जहन में किसी, कोई कॉन्सेप्ट है आपके जहन में, कोई बात है, या कोई शख्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, इसकी तरफ जो रेफर आप करेंगे वो अरबी जुबान में इस्म कहलाता है। लेकिन याद रहे कि इसमें टाइम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। यानी वक्त आप या जमाना उसमें आप नहीं बता सकते। जमाना क्या होता है? तीन जमाने होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इसमें अगर टाइम का एस्पेक्ट ना हो, वक्त नहीं बताया जा रहा हो कि पहले की बात हो रही है या अभी की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद। मोहम्मद किसको कहते हैं? एक शख्स है, आपके जहन में कोई मोहम्मद हो सकता है, एक इंसान है, उसका नाम है। तो इसमें कोई टाइम पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा। इसी तरह कलमुन। कलमुन, कलमुन, कलम को कहते हैं, पेन को कहते हैं। ठीक है, कलमुन, पेन। ये एक ऑब्जेक्ट है, आपके जहन में है, आपके सामने है, कोई टाइम इसमें भी नहीं पाया जा रहा। जबलुन, पहाड़। ठीक है, यानी दो नाउन्स आप सोच सकते हैं। अगला वर्ड है किताबतुन। किताबतुन कहते हैं लिखने को। ठीक है, लिखने को। अब लिखना सुनने में साउंड कर रहा है कि ये कोई एक्शन है, कोई वर्ब जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन ये नाउन है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम नहीं बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि लिखा जा रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई टाइम एसोसिएटेड है कि ये पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की बात है? हमें इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इस वजह से हम इसको क्या मानेंगे? इसम मानेंगे। इसको इसम मानेंगे, इसको वर्ब या फेल नहीं मानेंगे। फेल में ये चीज होती है कि फेल में जमाना पाया जाता है। ठीक है, कोई टाइम उसके साथ एसोसिएटेड होता है। लिखने के साथ कोई टाइम एसोसिएटेड नहीं है, तो किताबतुन भी इसम माना जाएगा। शुजाअतुन, बहादुरी। ठीक है, शुजाअतुन, शुजाअतुन बहादुरी को कहा जाता है। और ये भी एक एडजेक्टिव है, किसी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत बहादुर है, तो इसको भी इसम माना जाता है। ये हो गया इसम। फेल, हर वो काम, यानी हर वो वर्ड, अरबी जुबान में हर वो वर्ड जो किसी काम के होने पर दलालत करे या इशारा करे और इसके साथ कोई टाइम भी एसोसिएटेड हो, कोई टेंस भी एसोसिएटेड हो। जैसे अब मैं अगर यहां पे लिखूं, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबा यानी वो गया। यज़हबू, सॉरी, यज़हबू, 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 वो जा रहा है। ज़हबा, वो गया। यज़हबू, वो जा रहा है। तो सुनने में क्या हो रहा है? आपके एक जहन में आ रहा है कि ज़हबा यानी वो गया, कोई गया है, जाने का काम हुआ है, और ये पास्ट की बात हो रही है। ज़हबा, वो गया, यानी पास्ट की बात हो रही है। यज़हबू, वो जा रहा है। यज़हबू यानी वो जा रहा है। यज़हबू, वो जा रहा है, तो जाने का काम हो रहा है। और किसकी बात हो रही है? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है। ठीक है, तो फेल में ये चीज होती है। हाँ, फेल में ये चीज होती है कि फेल में एक टाइम एसोसिएटेड होता है। या तो वो पास्ट की बात होगी, या प्रेजेंट की बात होगी, या फ्यूचर की बात होगी। अरबी जुबान में पास्ट को के साथ जो फेल एसोसिएटेड होते हैं उसको फेल माजी कहा जाता है। फेल माजी, माजी कहते हैं पास्ट को, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप लोग रीज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। मैं इसको रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग इंशाल्लाह रीज्वाइन कर लें, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।